ओके अब हम तीसरी जो है एंटी हाइपरटेंसिव की ग्रुप उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो थर्ड ग्रुप का नाम है वैजोडाइलेटर्स, जिसके अंडर फर्दर 4 कैटेगरीज आ जाती है। तो जो पहला कैटेगरी है उसका नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है फर्दर ये 2 टाइप के हैं। जो इसका पहला टाइप है उसका नाम है डाइहाइड्रोपाइरिडिन ग्रुप। जिसके अंदर आ जाते हैं निफेडिपिन, एम्लोडिपिन जैसे ड्रग्स। अब ये बेसिकली क्या करता है, ये टारगेट करता है एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं इन वैस्कुलर स्मूथ मसल। उसको टारगेट करते हैं और उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, मतलब उसको वैस्कुलर चैनल को ओपन करके क्लोज करके, और ये जो है रिलैक्स मतलब उस स्मूथ मसल को रिलैक्स करके और ये वैजोडाइलेशन कराता है। इसके बाद जो सेकंड है इसका वो है नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडिन ग्रुप, जिसके अंडर वेरापेमिल, गिल्टियाजिम जैसे ड्रग्स आ जाते हैं। अब ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है, इसको ऐसे लिखते हैं ब्लॉक, ये भी क्या करता है, ब्लॉक करता है स्लो कैल्शियम चैनल इन हार्ट, जिसके वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाता है और कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और वो जो है एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे यूज हो जाता है। इसके बाद इसका जो सेकंड कैटेगरी है वो है पोटासियम चैनल ओपनर। अब ये पोटासियम चैनल ओपनर में आ जाते हैं मिनोक्सिडिल एंड डायजोक्साइड। अब ये क्या करते हैं, अगर किसी भी मायोसाइट से या मसल से पोटासियम चैनल ओपन हो गया तो पोटासियम बाहर चला जाएगा, पॉजिटिव आयन बाहर चला गया तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन कराएगा। हाइपर पोलराइजेशन इसने करा दिया, और इसके अलावा हाइपर पोलराइजेशन करा के ये स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देगा, और रिलैक्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, वैजोडाइलेशन और एंटी हाइपरटेंसिव भी जैसा काम कर जाएगा। अब इसके बाद जो लेकिन एक मसला ये है, अगर आप मिनोक्सिडिल यूज करते हैं तो अगर फीमेल है तो उसमें हिर्सुटिज्म का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, मतलब फीमेल में मूंछदारी आ जाना। उसके बाद जो है अगर मेल है तो हाइपरट्राइकोसिस, या आपका कोई दोस्त गंजा हो रहा है तो उसको कहें मिनोक्सिडिल खाएं और अपना बाल वापस लाएं। और डायजोक्साइड का जो साइड इफेक्ट है ये कराता है, ये इंसुलिन सिंथेसिस को कम करा देता है, इंसुलिन रिलीज को, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज को कम करा देता है, जिसके वजह से हाइपरग्लाइसेमिया में चला जाता है बंदा। ठीक है, इसके बाद इसका जो थर्ड कैटेगरी है वैजोडाइलेटर्स का, वो है उसको हम पहले ड्रग का नाम लिख लेते हैं उसका, उसमें आ जाता है हाइड्रालाजिन एंड नाइट्रोप्लूसाइड। अब देखिए हाइड्रालाजिन, नाइट्रोप्लूसाइड, ये दोनों के दोनों क्या करता है, इंक्रीजेज सिंथेसिस ऑफ एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड वैजोडाइलेटर है और ये वैजोडाइलेशन करा के एंटी हाइपरटेंसिव जैसा काम करता है।
अब इसके बाद एक और चीज है, ये हाइड्रालाजिन जो है, हाइड्रालाजिन का एक टॉक्सिसिटी ये है कि ये ल्यूपस एरिथेमेटस कराता है, ल्यूपस एरिथेमेटस कराता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो लास्ट कैटेगरी है, वो लास्ट कैटेगरी में आ जाता है फेनल्डोपैम। फेनल्डोपैम ये एक्चुअली क्या है, D1 एगोनिस्ट है। और मैंने आपको सिंपैथोमाइमेटिक वाला टॉपिक में बताया था, जो D1 एगोनिस्ट होगा वो रीनल वेसल्स एंड जो है विसरल वेसल को डायलेट कराएगा, और उस तरीके से ये जो है एंटी हाइपरटेंसिव जैसा काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करा दे इसने, वैसोडाइलेशन। अब लास्ट जो कैटेगरी है एंटी हाइपरटेंसिव का, उसमें आ जाता है एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स एंड रेनिन इनहिबिटर्स। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स एंड रेनिन इनहिबिटर्स फर्दर 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं हम। पहला जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसमें आ जाता है कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल, बहुत सारे आ जाते, तो हम इतना नहीं लिखते। इसके बाद अब ये बेसिकली क्या करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये 2 एंजाइम को इनहिबिट करता है। एक है ACE को खुद करेगा, मतलब ACE इनहिबिट करेगा, ACE को इनहिबिट करेगा, और दूसरा जो है ये काइनेज 2 को इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये एंजाइम इन दोनों का इनहिबिटर है। तो ये दोनों बेसिकली कर क्या रहा होता है, एक्चुअली एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसी के साथ एक और रिएक्शन हो रहा होता है ब्रैडीकाइनिन की ब्रेकडाउन, अब ब्रैडीकाइनिन की ब्रेकडाउन के लिए चाहिए होती है काइनेज 2 इनहिबिटर, काइनेज 2 चाहिए होती है। तो जब हम ACE ब्लॉकर देते हैं तो ये काइनेज को भी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब काइनेज 2 ब्लॉक हो गया तो ब्रैडीकाइनिन बॉडी में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसके वजह से बंदे को ड्राई कफ होगा। ठीक है, और अब एंजियोटेंसिन 2 बन नहीं रहा, तो ये था क्या, वैसोकंस्ट्रिक्टर ना, तो अब वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वैसोडाइलेशन होगा, एंटी हाइपरटेंसिव हो गया। एक और काम, ब्रैडीकाइनिन खुद एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है, तो ये भी वैसोडाइलेशन कराएगा। ठीक है, अब मसला ये आ जाता है कि एंजियोटेंसिन जो है कन्वर्टिंग एंजाइम, ये कराता है फीटल रीनल टॉक्सिसिटी। तो हम प्रेगनेंसी के टाइम में जो है ACE इनहिबिटर नहीं दे सकते। इसके बाद ये नॉर्मली भी रीनल टॉक्सिसिटी कराता है। ठीक है, लेकिन इसका ये है एडवांटेज कि ये जो है जिस बंदे को अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो तो उसके लिए प्रोटेक्टिव साबित होता है, प्रोटेक्टिव फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो सेकंड कैटेगरी है उसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं लोसार्टन, वालसार्टन जैसे बहुत सारे ड्रग्स, जैसे
लोसार्टन, वेलसार्टन, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करता है, ARBS, ये करता है एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर होता है, का रिसेप्टर 81 रिसेप्टर, बेसिकली ये जाके इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, इसको जाके ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब ये अगर ब्लॉक हो गया 81 रिसेप्टर, तो अब एंजियोटेंसिन जो है, एंजियोटेंसिन 2 अब आगे काम ही नहीं करेगा, तो वैसोडाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी टॉक्सिसिटी यही है कि ये भी क्या कराएगा, फिटल रीनल टॉक्सिसिटी, सिटी कराएगा, और इसीलिए हम इसको भी प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। इसके बाद जो थर्ड टाइप है इसका, ओके, लेट मी मेक अ लाइन हियर। इसका जो थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं रेनिन इनहिबिटर। अब रेनिन इनहिबिटर में इकलौता एक ड्रग आता है जिसका नाम है एलिस्काइरिन। ये क्या करता है, जो एंजियोटेंसिनोजेन जिनसे एंजियोटेंसिन 1 बन रहा था इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन, इसको आके ये इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो अब टेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, वहां से फिर 2 नहीं बनेगा, और 2 नहीं बनेगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, फाइनली क्या हो गया, वैसोडाइलेशन। अब ये था हमारा एंटी हाइपरटेंसिव। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में। अब वो टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेप्ड केयर की। स्टेप्ड केयर का मतलब हो गया, इसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं पॉलीफार्मेसी। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी बंदे को हाइपरटेंशन हो गया या मोस्ट कॉमनली सीवियर हाइपरटेंशन हो गया है, तो उसमें उस बंदे में किस स्टेप से अगर हम उसका जो प्रिकॉशन अपनाया जाए या इसका मैनेज किया जाए तो इसको ठीक किया जा सकता है अच्छे से, तो इसको हम कहते हैं स्टेप्ड प्रोसेस। तो इसी स्टेप्ड प्रोसेस के स्टेप्स इस तरीके से हैं। तो उसका न्यूमोनिक्स याद करने के लिए आप ये याद रखें, एल डैब्स, ठीक है। एल फॉर लाइफस्टाइल चेंज करें, लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब ये नहीं कि कपड़ा चेंज करें या फैशन, मतलब इसका मतलब हो गया कि आप जो है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करें। आप मीन्स आप नहीं, मतलब एंटी जो जिसको हाइपरटेंशन हुआ है वो, ठीक है। आप मतलब वो बंदा सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करे और क्या करे, वेट रिडक्शन करे, ठीक है। इसके बाद आ गया क्या, डी फॉर डायूरेटिक्स। तो मोस्ट कॉमनली थायाजाइड डायूरेटिक जो है दिया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है ए फॉर, अब देखिए यहां पर ACE इनहिबिटर एंड ARBs, ACE इनहिबिटर्स एंड ARBs, ठीक है। जो फोर्थ है, फोर्थ से क्या आ गया, वी फॉर वैसोडाइलेटर एंड सिंपैथोप्लेजिक्स, एस फॉर सिंपैथोप्लेजिक्स। तो अगर हम इस तरीके से जो है मैनेज करें तो हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जा सकता है। अब इसके बाद एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं मोनोथेरेपी। मोनोथेरेपी का मतलब हो गया कि अगर किसी बंदे को माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन है तो किसी एक ही पोटेंट ड्रग से ट्रीट कर दे ताकि बस उनको ये सारे झमेला जो है बर्दाश्त ना करना पड़े। तो इसको हम कहेंगे ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन
बाय अ सिंगल पोटेंट ड्रग। ठीक है, तो अगर हम देखें अब अगर सिंगल ड्रग हम किसी को दे दें तो टॉक्सिसिटी होने का चांसेस भी कम होता है और लोगों के लिए भी इजी होता है, तो लोग इसको प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू स्टेप्ड केयर। ठीक है, तो इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि ये सिंपल है और लो टॉक्सिसिटी होता है, लो टॉक्सिसिटी। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म हम पढ़ लेते हैं, वो है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, या उसको कहते हैं हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ओके, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी स्लैश उसको हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें इसका मतलब ये होता है कि रैपिडली प्रोग्रेसिंग जो है अराइजिंग बीपी या रैपिडली प्रोग्रेसिंग हाइपरटेंशन, जो जिसका रिजल्ट ये होता है कि पहले ये देखते हैं, रैपिडली इंक्रीजिंग हाइपरटेंशन रिजल्टिंग इन vascular damage and damage to end organs, डैमेज टू एंड ऑर्गन्स, और इस एंड ऑर्गन्स की डैमेज की वजह से ये सिम्टम्स आएगा, इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी, रेटिनोपैथी, स्ट्रोक, MI, इस तरीके साइन सिम्टम्स आएगा। तो ये था ऑल अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव। थैंक यू।